Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, I am Sir Naseem Zulfikar, your chemistry and English teacher. In today's lecture of chapter number 4, secondary chemistry P block elements, I am going to discuss a very important topic from the examination point of view, that is the industrial preparation of sulfuric acid. So by contact process. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है, लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, बड़ी मिकदार में बनाया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। अब सल्फ्यूरिक एसिड आप सब जानते हैं, फॉर्मूला उसका होता है H2SO4 एंड इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स एवर। इसी सल्फ्यूरिक एसिड को हम उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं गंधक का तेज़ाब, और इसी का जो ओल्ड नेम होता है वो क्या होता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, दैट्स वाई इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल इज़ द ओल्ड नेम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक का तेज़ाब, इसको किंग ऑफ कंपाउंड्स भी कहा जाता है। किंग ऑफ कंपाउंड्स इस वजह से कहा जाता है बिकॉज इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, या इसी हम सल्फ्यूरिक एसिड को ही जो है वो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं। तो दैट इज़ बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज़, मतलब सनतों की रीढ़ की हड्डी। कहा जाता है कि जिन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड की कंजम्पशन होती है वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड होती है। तो अगर किसी कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगाना है तो आप ये देख लें कि वो कंट्री सल्फ्यूरिक एसिड को कितना कंज्यूम कर रही है, कितना इस्तेमाल कर रही है। तो उसका मतलब कि वो कंट्री ज़्यादा इंडस्ट्रियली सोफिस्टिकेटेड नेशन है। तो यही सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स वाई इसको हम किंग ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं, मुरक्कबात का बादशाह है ये। और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कैसा डाईप्रोटिक या डाईबेसिक एसिड है कि जब वाटर पे आप इसको डिजोल्व करोगे तो ये 2 H+ आयन अपने रिलीज कर देगा, दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी 2 है, या एक डाईबेसिक एसिड है। लास्ट क्लास में हमने जो है वो ओसवाल्ड प्रोसेस में मैंने नाइट्रिक एसिड बताया था। तो नाइट्रिक एसिड ओसवाल्ड प्रोसेस से बनता है, वो एक मोनोप्रोटिक एसिड था, क्योंकि उसमें एक ही हाइड्रोजन मौजूद था उसके फॉर्मूले में। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, ये सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है चैप्टर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और इसको 2 तरह से बनाया जाता है। ज़माने से इसको 2 तरह से बनाया जा रहा है। पहला है आपका लेड चैम्बर प्रोसेस, और दूसरा आपके पास है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस पहले डिस्कवर हुआ, बट इस प्रोसेस को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जा चुका है। अब लेड चैम्बर प्रोसेस के थ्रू नहीं बनाया जाता बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ लेड, एंड लेड इज़ अ टॉक्सिक एंड पॉइजनस केमिकल, ये एलिमेंट, जिसकी वजह से लेड चैम्बर प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया गया है। और अब सारी दुनिया में कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। तो अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कैसे करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। तो 5 स्टेप्स इसके अंदर जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है। मैंने कंप्लीट यहाँ पे डायग्राम आपके सामने बनाई हुई है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन होती है, H2SO4 फॉर्म होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सबसे जो पहला स्टेप होता है, द फर्स्ट स्टेप इज़ द कंबस्टन ऑफ सल्फर, के सल्फर को जलाया जाता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ से जो है वो स्टेप 1 में यहाँ से एंट्री होती है कि ये हमारे पास जो बॉक्स है इसको हम सल्फर बर्नर कह सकते हैं, या इसी को हम पायराइट बर्नर भी कहते हैं। इसके अंदर सल्फर या पायराइट दोनों में से किसी एक चीज़ को भी कंबस्टन किया जाएगा, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा, और इसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर आपको पायराइट यूज़ करना है तो फिर आप आयरन पायराइट यूज़ कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Fe(S2). अच्छा, एक होता है कॉपर पायराइट, वो CuFeS2 होता है। तो यहाँ पर हम जस्ट सिर्फ पायराइट कहते हैं, तो उससे मुराद होती है आयरन पायराइट, Fe(S2) ले लो, या फिर आप सल्फर ले लें, गंधक, और उसको जला दें। जब सल्फर की कंबस्टन की जाती है, सल्फर को जलाया जाता है, तो इससे क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है, SO2 गैस प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन अब ये जो SO2 गैस प्रोड्यूस होती है ये इम्प्योर होती है। इम्प्योर होने की वजह क्या होती है, क्योंकि जो सल्फर आपने ऑब्टेन किया है ना, जो सल्फर आपने इसके अंदर डाला है, जो कहाँ से आया होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा चैप्टर 14 के अंदर, दैट इज़ फ्राश प्रोसेस। के फ्राश प्रोसेस में क्या होता है, सल्फर को ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। जब सल्फर को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है तो होता क्या है कि सल्फर के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज़ भी आ जाती हैं, मतलब कि डस्ट आ जाता है, धूल आ जाता है उसके साथ, और डस्ट के साथ एसिड फॉग उसके साथ आ जाता है। एसिड फॉग किसे कहते हैं, एसिड फॉग होता है आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3।
जो कि ज़मीन के अंदर से मिक्स होकर जो है वो सल्फर के साथ बाहर निकलता है। तो अब क्या होता है कि हमें इस एसिड फॉग और इस डस्ट को रिमूव करना पड़ता है। SO2 गैस को इम्प्योर से प्योर बनाना होता है। वजह क्या है, चूंकि इसी SO2 गैस की हम SO3 गैस में कन्वर्जन करेंगे, किसके अंदर, कॉन्टैक्ट टावर के अंदर। जब कॉन्टैक्ट टावर के अंदर SO2 गैस को डाला जाएगा SO3 कन्वर्जन में, तो यहाँ पर एक काफ़ी कॉस्टली और एक्सपेंसिव कैटलिस्ट हम इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो क्या होगा भाई, जो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा, जो कि इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से। तो टू प्रोटेक्ट दिस कैटलिस्ट फ्रॉम डैमेज वी हैव टू प्यूरिफाई दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हमें इस SO2 गैस को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उसको प्योर करना पड़ेगा। तो प्योर करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए हम यहाँ पर इसको गुजारेंगे, सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ SO2 गैस। इस SO2 गैस की प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसको साफ करना पड़ेगा। उसके अंदर जो डस्ट है और दूसरी चीज़ एसिड फॉग है वो हमें रिमूव करनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप 3 डिफरेंट इसको चैम्बर से गुजारा जाएगा, 3 डिफरेंट टावर से गुजारा जाएगा। सबसे पहला चैम्बर हमारे पास होगा डस्ट फिल्टर। डस्ट फिल्टर चैम्बर में क्या होता है कि डस्ट इसमें से रिमूव किया जाता है। और कैसे होता है ये, बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के ज़रिए असर ऐसा होता है। तो यहाँ पर बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी होना क्या है, बस ये खाली एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम 5 से 10 मिनट के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस और जो डस्ट इसमें वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और जब वो सेटल डाउन होकर नीचे आ जाते हैं ग्रेविटी के ज़रिए असर, तो ऊपर क्या रह जाती है आपके पास, जस्ट SO2 गैस आपके साथ रह जाती है, जो कि डस्ट फ्री होती है। फिर इस डस्ट फ्री SO2 गैस को आप पंप के थ्रू, पाइप के थ्रू आप आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं नेक्स्ट टावर में, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग टावर। चूँकि डस्ट तो रिमूव हो गया, लेकिन इसके अंदर अब भी जो है वो एसिड फॉग अब भी मौजूद है, जिसको मैं आर्सेनिक ऑक्साइड कह रहा हूँ, H2O3, और जो कि गैस की सूरत में होता है, फॉग की सूरत में होता है। तो ये सेटल डाउन नहीं होता है डस्ट फिल्टर चेम्बर में। तो अगले स्टेप में क्या होता है, वॉशिंग टावर में हमें वाटर को स्प्रे करना पड़ता है। वॉशिंग टावर में ऊपर एक टैंक होता है, टैंक ऑफ वाटर होता है, जिससे पानी को स्प्रे करते हैं। जब वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, तो क्या होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड इस पानी के साथ मिक्स होकर क्या होता है, नीचे आ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है एक्वस स्टेट में। तो और फिर आप जो SO2 गैस होती है उसको फिर आगे भेज देते हैं। तो अब क्या हो गया, यहाँ से डस्ट भी रिमूव हो गया और एसिड फॉग की रिमूवल भी हो गई। बट एक मसला यहाँ पर ये आ गया कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो ड्राई से वेट गैस में कन्वर्ट हो गई, वेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, और हमें ड्राई गैस चाहिए होती है, चूँकि ड्राई गैसेस ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करती हैं वेट गैसेस से। तो इस वेट गैस की हमें क्या करना है, इसकी वेटनेस को, इसके मॉइस्चर को रिमूव करना है, इसके अंदर से वाटर कंटेंट रिमूव करना है। तो हमें यकीनन को क्या चाहिए होगा, ड्राइंग एजेंट चाहिए होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा। ड्राइंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिसके अंदर यह प्रॉपर्टी हो कि वो वाटर को रिमूव कर सके, या कोई हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस चाहिए होगा जिसके अंदर मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी हो, और इसके लिए हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ड्रायर के अंदर हम यहाँ पर टॉप टैंक पे ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, पहली बार जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बनाया गया होगा, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम दुनिया में इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस से नहीं बनाया गया, इससे पहले वेरियस प्रोसेसेस थे। जैसे मैंने आपको बताया कि लेड चैम्बर प्रोसेस भी पहले था, उसके थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर लिया गया होगा। पहली बार जब बनाया गया होगा तो यहाँ पर फिर इसको डाला गया। मतलब बच्चे सवाल कर, सर पहली बार कहाँ से आया होगा, भाई तो सल्फ्यूरिक एसिड बना ही नहीं है। तो ये यकीनन दूसरे प्रोसेस से बना लिया गया होगा उसको। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हमने टॉप चेम्बर के अंदर या उसमें ड्रायर के ऊपर रख दिया और यहाँ से स्प्रे कर दिया। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है कि सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर रिमूविंग कैपेबिलिटी होती है। तो ये क्या कर लेता है, मॉइस्चर को रिमूव कर लेता है, तो वाटर भी रिमूव हो जाता है, तो ये प्योर एंड ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। एंड नाउ इट इज़ रेडी टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्टैक्ट टावर, और अब हम इसको कॉन्टैक्ट टावर के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि अब हम इसको जो है वो कॉन्टैक्ट टावर के अंदर डाल रहे हैं, कॉन्टैक्ट टावर के अंदर इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और कॉन्टैक्ट टावर क्या है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट टावर ऑफ द प्रोसेस। सबसे ज़रूरी, सबसे अहम और सबसे ज़्यादा बिगेस्ट टावर यही, और सबसे मेन रिएक्शन यहीं पर हो रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, एंड SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस SO3 गैस में कन्वर्जन करते हैं। SO2 को SO3 गैस में कन्वर्जन करते हैं। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है, SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाती है। एंड सिंस इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आप यहाँ एरो देख सकते हैं कि ये एरो यहाँ पर क्या बताता है, डबल हेडेड एरो जो होता है ये आपको बताता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में फर्स्ट चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर,
कि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, बल्कि जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना शुरू होता है तो प्रोडक्ट क्या होता है, वापस रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकती। और इन केस अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर किसी, सो यू हैव टू फॉलो अ प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में उसको हम कहते थे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। एक इटालियन इंजीनियर थे ली चैटलियर, उन्होंने पेश किया था। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 गैस को कन्वर्ट करने के लिए। और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल करना है तो आपको 4 तरह की चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट क्या कि आपको कंसंट्रेशन में चेंजिंग करनी पड़ेगी, दूसरा टेम्परेचर चेंज बताया था उसने, तीसरा प्रेशर चेंज बताया था उसने, और चौथा आपको चेंज बताया था उसने कैटलिस्ट, कि आपको कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये 4 तरह की चेंजिंग करके आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और SO2 गैस को SO3 गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है तो हमें क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट फॉरवर्ड मूव करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस सप्लाई देनी पड़ेगी SO2 गैस की, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस लगातार कंटिन्यूसली आपको यहाँ से 24 आवर्स 24 घंटे आपको यहाँ से SO2 गैस इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता रहे। रोकना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप रोकेंगे ना SO2 गैस के सप्लाई को, रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड मूव करना शुरू कर जाएगा और लॉस हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो इस तरह के जो रिएक्टर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जैसे रिएक्टर होते हैं, इसको हम लोग जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स कहते हैं। कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स वो होते हैं जो कंटिन्यूसली 24 घंटे चलते रहते हैं और उसको कभी भी बंद नहीं किया जाता, और एम्प्लॉयज़ जो है 24 आवर्स इसके अंदर वर्क कर रहे होते हैं। जैसे नॉर्मली केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, ये केमिकल इंजीनियर जब जॉब करते हैं ज़्यादातर वो जॉब शिफ्टिंग की जॉब्स होती हैं। शिफ्टिंग से मुराद क्या होता है, A B C 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें बनी होती हैं कि A शिफ्ट आती है, उसके बाद जाती है B शिफ्ट आती है, फिर C शिफ्ट आती है। तो क्या जाहिर सी बात है रिएक्शन को स्टॉप तो कर नहीं सकते, तो कंसेक्यूटिव जो है वो शिफ्टें लगी होती हैं इंजीनियर्स की, वो आकर प्रोसेस को देखते रहते हैं ताकि कंटिन्यूसली यह प्रोसेस जारी हो सारी रहे और वो रुके नहीं। तो कि जैसे ही वो प्रोसेस रुकेगा तो क्या होगा कि रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर जाएगा, और इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, कंपनी का प्रोडक्ट का बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ तक कि ईद और बकरीद और इस तरह के ओकेजन्स के अंदर भी ये जो प्लांट्स होते हैं वो खुले रहते हैं। आपने देखा होगा, हाँ, वो सैलरी जो है वो डबल ट्रिपल दी जाती है उनके एम्प्लॉयज़ को, बट वो प्लांट्स ओपन अप होते हैं, जिनको जाना हो वो जा भी सकते हैं जॉब पर। शट डाउन एरा पीरियड कुछ होता है, उस शट डाउन पीरियड के अंदर इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जाता है, वरना नॉर्मली कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स जो है वो 24 घंटे तक 24 आवर्स तक 24/7 वो जो है वो अपने वर्किंग में होते हैं। और वजह क्या होती है, बिकॉज यू हैव टू सप्लाई द कंटिन्यूस सप्लाई, यू हैव टू गिव द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ SO2 गैस। क्योंकि जैसे ही आप SO2 गैस के सप्लाई को रोकोगे तो क्या होगा, ली चार्टर प्रिंसिपल फॉलो होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और रिएक्शन बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराया जाएगा। अच्छा, वो कितना होगा, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये लो टेम्परेचर कहाँ है, ये तो बहुत हाई टेम्परेचर है, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो 1000+ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जा रहा होता है। हम इसको कूल करके कंडेंसर लगाकर ठंडा करके 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाते हैं, 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्यों, अब हमने पढ़ा था ली चार्टर प्रिंसिपल के अंदर कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, एंडोथर्मिक में हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और ये जो ऑक्सीडेशन हो रही होती है यहाँ पर, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। अब चूंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ये रिएक्शन कैसा है भाई, एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन को करना पड़ेगा, और टेम्परेचर हम लो करके 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जब हम करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और मैक्सिमम सप्लाई ऑफ SO3 गैस आपको हासिल होनी शुरू हो जाएगी। और ये चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो हीट इससे निकलती है उस हीट को हम इस्तेमाल करते हैं पावर जनरेशन के लिए। जो हीट इससे निकलती है हम इससे किसी वाटर, इस बॉयलर के अंदर वाटर को बॉयल करते हैं, और जो बॉयलर से जो स्टीम निकलता है उससे हम टरबाइन को घुमाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इसलिए ज़्यादातर जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिन कंपनीज़ के अंदर जो है वो लगा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं भाई कि वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिन कंट्रीज़ के अंदर लगा होता है तो वो के इलेक्ट्रिक से या किसी और जो है बिजली घर से बिजली नहीं खरीदते गवर्नमेंट की, बल्कि अपनी बिजली जो है वो खुद ही बनाते हैं। और कभी कभार इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा कर लेते हैं कि आसपास के गांव देहात या जहां पर भी वो बना है इंडस्ट्री, उसको भी या आसपास के कंपनीज़ को भी जो है वो इस हीट के थ्रू, इस हीट एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक बेनिफिट है कि पावर जनरेशन आपको ईजिली फ्री में आपको अवेलेबल हो जाती है, ड्यू टू कि इस प्रोसेस में जो हीट आपको जनरेट होती है -45 किलो जूल पर मोल की, जिसको आप हीट पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो कराची के अंदर इसके एक प्लांट मौजूद है, तो फैल केमिकल्स कराची में, और लाहौर के अंदर दाऊद ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो वहाँ पर इसका प्लांट सल्फ्यूरिक एसिड का मौजूद है। तो बाकी शायद FFBL के अंदर भी, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड के अंदर भी इसका प्लांट जो है वो मौजूद है कराची के अंदर। तो लो टेम्परेचर पे हमें इसको रिएक्शन करना पड़ता है ताकि रिएक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करे। और लो टेम्परेचर कितना याद रखिएगा, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। दीज आर द रिएक्शन कंडीशंस विच हैव टू बी मेंटेन्ड। थर्ड क्या है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर रिएक्शन करना पड़ेगा ज़्यादा रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 हासिल करने के लिए। अब इसके लिए पीछे क्या लॉजिक होता है, अगर रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा हो प्रोडक्ट से तो सूरत में क्या होगा, हाई प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट के मोल हैं वो 2 मोल यहाँ पर और 1 मोल ऑक्सीजन का, तो 3 मोल हैं, जबकि प्रोडक्ट के मोल ओनली 2 मोल हैं। तो सिंस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हाई प्रेशर पर रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और हाई प्रेशर में हम 1.5 से 1.7 ATM प्रेशर नॉर्मली अंदर इसके जनरेट कर रहे होते हैं। 1.5 से 1.7 ATM प्रेशर जनरेट कर रहे होते हैं, मतलब नॉर्मली प्रेशर तो 1 ATM होता है, उससे ज़्यादा जनरेशन करते हैं। और साथ में कैटलिस्ट ऐड करते हैं। कैटलिस्ट क्या ऐड होता है, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसके 2 काम है। पहला काम तो ये कि एज अ कैटलिस्ट ये यूज़ होता था हाई टेम्परेचर, मतलब वो रिएक्शन को स्पीड को फास्ट करने के लिए। ले चार्टर प्रिंसिपल ये भी कहता है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की डायरेक्शन में अल्टरेशन नहीं कर सकता, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई रिएक्शन ऑलरेडी फॉरवर्ड में जा रहा है तो उसके फॉरवर्ड रिएक्शन के स्पीड को, उसके रेट को बढ़ा देता है। तो V2O5 फॉरवर्ड रिएक्शन जो स्पीड हो रही होगी ना, मिसाल के तौर पे फॉरवर्ड रिएक्शन अगर 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है तो V2O5 के प्रेजेंस में वो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। सो दीज आर द रिएक्शन कंडीशंस व्हिच हैव टू बी मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 गैस। ठीक है, यू हैव टू गिव द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ SO2, यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 450 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, and you have to increase the pressure from 1.5 to 1.7 ATM, and you have to use a catalyst as well, that is V2O5 vanadium pentoxide, which increases the rate of forward reaction, and it also does another thing। देखो बच्चे, SO2 गैस तो हमने यहाँ से डाल दिया। अब यहाँ पर आपको कहीं से भी मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि ऑक्सीजन गैस कहाँ से आ रही है इसके अंदर। यहाँ पे तो मैंने ऑक्सीजन गैस पायरेट चेंबर के अंदर आपको दिखाया था कि कहाँ से आ रही है, बट यहाँ तो ऑक्सीजन गैस के कहीं पर मैंने नहीं बनाया कि ऑक्सीजन गैस कहाँ से आ रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जो V2O5 है ना, ये V2O5 डिकम्पोज होता है V2O3 और O2 में, और ये ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिबरेट कर रहा होता है। तो रिएक्शन को फास्ट तो करता ही है और उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन गैस को भी लिबरेट कर रहा होता है। तो नॉर्मली जो डेफिनेशन होती है ना कि कैटलिस्ट नेवर टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, तो यहाँ पर भी ये डेफिनेशन जो है वो गलत साबित होती है कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ पर रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहा है, बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, जब 98% SO2 गैस SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उसको आगे नेक्स्ट चैम्बर की तरफ लेकर चले जाएंगे। और नेक्स्ट चैम्बर हमारे पास जो होता है, या नेक्स्ट टावर जो आपके पास है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन टावर। अच्छा, होना क्या चाहिए कि SO3 गैस में डायरेक्ट पानी ऐड कर दें, वाटर ऐड कर दें, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाना चाहिए। देखो जैसे है ना कि SO3 गैस है और H2O है, तो मिला दे तो बन गया H2SO4, बट ऐसा करते नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल फॉर इंडस्ट्रीज। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अच्छा, रिएक्शन आप घरों पे भी करते हैं, SO3 प्लस H2 इट फॉर्म्स H2SO4। नॉर्मली आपको पता है कि जब आप खुद अनियन कट कर रहे हो, प्याज काट रहे हो, घर में बड़ी बहन या वालदा आपकी कोई प्याज काट रही है, ऑनियन की कटिंग कर रही है, तो क्या होता है आपकी आंखों से टेयर्स बहना शुरू हो जाते हैं, आंसू जारी होना शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है कि अनियन जो है ना, ओनियन दैट इज जो आपका प्याज है, प्याज के अंदर से एक गैस निकलती है SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आपकी आंखों पे जाकर लगती है ना SO3 गैस, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है, H2SO4। और जैसे ही H2SO4 बनाती है तो क्या होता है, आपकी आंखों में जलन मच जाती है, आपकी आंखें जलना शुरू हो जाती हैं। और जब आपकी आंखें जलना शुरू होती हैं तो क्या होता है कि फ़ौरन से एक रिस्पॉन्स आता है आई का, कि वो आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वो टेयर्स या वो आंसू किस लिए होते हैं, ताकि आपकी आंखों में जो एसिड प्रोड्यूस हो गया है वो उसको वॉश आउट कर दिया जाए, तो उस तरह से टेयर्स बहने शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि आखिरकार प्याज काटने की वजह से आंखों में आंसू क्यों आते हैं। तो वहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा होता है कि SO3 H2 से रिएक्शन करके H2SO4 बन जाता है। तो ये मतलब मैं ये सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि SO3 गैस बन गया, इसमें डायरेक्ट पानी ऐड करो, सल्फ्यूरिक एसिड बना लो। बट सिंस दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, अगर बड़ी मिकदार में इस रिएक्शन को किया जाए तो ये रिएक्शन हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, इसकी वजह से इक्विपमेंट्स वगैरह को खतरा हो सकता है, या सल्फ्यूरिक एसिड लॉस भी हो सकता है टेम्परेचर की वजह से। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसमें वाटर ऐड नहीं करते, बल्कि पहले एब्जॉर्प्शन करते हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के।
तो ये एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर। एब्जॉर्प्शन टावर एक वेरी लॉन्ग टावर होता है जिसके अंदर ऊपर H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो उसमें क्या करते हैं SO3 गैस में उसको एब्जॉर्ब कराते हैं। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में जब सल्फ्यूरिक एसिड की ऑब्जॉर्प्शन होती है तो क्या बन जाता है H2 और S2 और O7 एडिशन रिएक्शन हो जाती है, H2O7 बन जाता है जिसको नॉर्मली हम कहते हैं ओलियम। इसी को पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है और इसी को हम हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ओलियम, जो 100% कंसनट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। अब इसी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड को या ओलियम को हम आगे ट्रांसफर करते हैं थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए, चूँकि ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो चुका है तो पायरो फिर हम ओलियम को फिर आगे ट्रांसफर करते हैं डाइल्यूशन टावर में, जहाँ डाइल्यूट किया जाता है ओलियम को, ओलियम की डाइल्यूशन होती है और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। डाइल्यूशन टावर में ऊपर क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। जब पानी को इसमें से स्प्रे किया जाता है तो क्या होता है H2SO7 वाटर से रिएक्शन करता है और वाटर से रिएक्शन करने के बाद 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको प्रोड्यूस हो जाते हैं जो 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होता है और जिसको हम यहाँ पर सेपरेट आउट कर लेते हैं, इजेक्ट कर लेते हैं, स्टोरेज में जमा कर लेते हैं। उसके बाद जहाँ पर हमें सप्लाई करना होता है ट्रक वगैरह के थ्रू, टैंकर्स के थ्रू हम वहाँ पर सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से शुरू होकर आखिरकार यहाँ पर जाकर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। एक सवाल बच्चों के माइंड में ये आ रहा होता है कि सर यहाँ से तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर ही दिया है और यहाँ से वापस निकल गया है, तो इसमें तो हमें क्या ये और प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत थी? जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया यहाँ पर है वो सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ से निकल गया, तो इसका तो फ़ायदा हुआ नहीं इस प्रोसेस का कोई भी। तो भाई इसको ये देखें कि यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल्स कितने मोल दे रहे हैं, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे हैं और आपको प्रोडक्ट में कितने मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास मिल रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आपको 1 मोल का फ़ायदा ही हो रहा है ना, कि अगर आप 10 किलोग्राम जब आप डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को तो आपको 20 kg आपको मिल जाएगा, 100 टन डालेंगे तो 200 टन मिल जाएंगे। तो इस तरह से ओवरऑल आपको इससे बेनिफिट होता है। और कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर से 100 टन पर डे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन इसके अंदर से की जा सकती है। सो दैट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड बाय विच फर्टिलाइजर्स आर मेड, खाद बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक्स बनाई जाती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, टेक्सटाइल कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है, बड़े इस्तेमाल आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। तो लेट मी रिपीट द होल टॉपिक फॉर यू। सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्रीज बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। In contact process, first of all, we burn sulfur in the presence of oxygen to form sulfur dioxide. This sulfur dioxide gas remains impure because of the presence of dust and acid form. So these two has to be removed before transferring into contact tower because it will spoil the catalyst present there, that is vanadium pentoxide. So for removal of the impurities, we pass sulfur dioxide gas through purification chamber. There are 3 consecutive chamber. In first of all, the dust is removed by means of gravity. Then this dust-free sulfur dioxide gas is passed to washing tower where water is sprayed on it to remove acid fog. Then this wet sulfur dioxide gas is transferred into dryer where sulfuric acid is sprayed from the top to remove moisture from sulfur dioxide gas. Now this pure and dry sulfur dioxide gas is introduced into contact tower, which is the biggest and most important tower of the process, where sulfur dioxide gas oxidizes to form sulfur trioxide gas. Since it is a reversible reaction, so maximum amount of sulfuric acid can be obtained by using Le-Chatelet principle. In this principle, we have to supply continuous supply of sulfur dioxide gas, and since the reaction is exothermic, so you have to reduce the temperature in order to get more amount of product, and the moles of reactant are greater than moles of product, so increase in pressure favors the reaction to forward direction. That's why this reaction is completed in 1.5 to 1.7 atm pressure. Now we have to use a catalyst as well, that is vanadium pentoxide, to increase the rate of forward reaction. Now this sulfur trioxide gas will be transferred into absorption tower where sulfuric acid is absorbed on it to produce oleum, H2SO7. Then this oleum is diluted in dilution tower to form 100% pure sulfuric acid, H2SO4. So this is the complete sulfuric acid production by contact process. I hope कि आपको ये मेरी बातें सारी की सारी समझ में आई होंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक
हर साल जो है वो कह लो कि ओसवाल प्रोसेस या कॉन्टैक्ट प्रोसेस में से एक क्वेश्चन लाजमी अपेयर होता है पेपर के अंदर। अल्टरनेट ईयर्स में आ रहा होता है, एक साल ओसवाल आ रहा है तो एक साल कॉन्टैक्ट आ रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने ओसवाल प्रोसेस बताया था, इस लेक्चर में मैंने आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बताया है। तो कोई ना कोई एक दोनों में से जो है वो हर साल पेपर में अपेयर हो रहा होता है। और यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, अगर आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर कोई डाउट है तो उस डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपके पास है तो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है और आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस अगर आपको समझ में आया है तो फिर आप लाजमी मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें जिनको केमिस्ट्री को समझने में मुश्किलात पेश आती हैं। इंशाल्लाह मेरे लेक्चर्स को देखकर उनकी तमाम मुश्किलात जो है वो दूर हो जाएंगी और आपको केमिस्ट्री को समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा मज़ीद लेक्चर्स के साथ केमिस्ट्री के और इंग्लिश के। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।